All right, here's the question. Question number 1 for the video. Let's try it out here. It says, in the circuit shown, the batteries have negligible internal resistance. ठीक है, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्ट हमें इंक्लूड नहीं करना है. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द करंट I1, I2 एंड I3? ओके, पहली बात जो मेरे जहन में यहाँ पर उठ रही है वो ये है, पहला सवाल जो मेरे जहन में उठ रहा है वो ये कि यहाँ पर मुझे लूप्स कितनी नजर आ रही हैं जी. एक तो ये लूप मुझे नजर आ रहा है और एक ये लूप मुझे नजर आ रहा है. ओके, आप देखें ये जो I1 है, दिस इज द करंट दैट इज गोइंग इनटू द बैटरी. इसका मतलब है कि बैटरी से भी I1 ही निकल रहा होगा. ऑल्सो आप जब ये 9 वोल्ट वाली बैटरी देखते हैं तो ये I3 इज ट्रेवलिंग इनटू द बैटरी. इसका मतलब ये है कि इस बैटरी से ये I3 ही निकल रहा होगा. दैट्स वेरी इजी. दिस पॉइंट हियर इज अ जंक्शन. I1 और I3 इस जंक्शन की तरफ फ्लो करते हैं एंड I2 फ्लोज अवे फ्रॉम दैट जंक्शन. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि I1 प्लस I3 इक्वल्स टू I2 होगा. अब इसमें ना बहुत सारा काम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसलिए आई एम गोइंग टू टेक इट वेरी स्लो. ऑलराइट, अभी तक अगर सारी बातें समझ आ रही हैं, सेंड मी अ मैसेज प्लीज. क्विकली सेंड मी अ मैसेज. अभी तक जो मैंने बोला है क्या वो सारी बातें समझ आई हैं या नहीं? सही है, सही है, जबरदस्त. दैट्स ग्रेट. अच्छा, ये मैंने अभी तक किरचॉफ्स करंट लॉ की इक्वेशन लिखी है. I1 प्लस I3 इक्वल्स टू I2. ओके, अब मैं ये दो अलग लूप्स के लिए दो अलग इक्वेशंस लिखने की कोशिश करूंगा. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की इक्वेशंस, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की इक्वेशंस. तो ये जो ये वाली लूप है जिसको मैं यहाँ रेड से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये वाली लूप, इस लूप के अंदर मेरे पास एक ये पावर सप्लाई है और ये दो रेजिस्टर्स अटैच्ड हैं, एक ये है और एक ये है. तो मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, EMF इक्वल्स टू वोल्टेज कंज्यूम्ड इन द, ये 2 ओम रेजिस्टर, खैर इत्तेफाक से दोनों ही 2 ओम रेजिस्टर्स हैं, तो वोल्टेज इन कंज्यूम्ड इन द सेकंड, वोल्टेज कंज्यूम्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर एंड वोल्टेज कंज्यूम्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर. EMF है 15. V2, इस वाले रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? लेट्स कॉल दैट टू बी I2. I2 इंटू 2 प्लस इस वाले 2 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1 इंटू 2. तो मेरे पास एक इक्वेशन बनती है 15 इक्वल्स टू 2I2 प्लस 2I1. मुझे बताइएगा ये इक्वेशन जो मैंने बना के दिखाई है ये सबको समझ आई है या नहीं? सेंड मी अ मैसेज टू लेट मी नो क्विकली. शाबाश. ओके, ओके, जल्दी 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 जल्दी. शाबाश, दैट्स ग्रेट. अब ये जो दूसरी 9 वोल्ट वाली बैटरी की लूप है ना, मैं इसकी एक इक्वेशन बनाता हूँ, वो मैं ब्लैक से बनाऊंगा. ओके, सो दैट थोड़ा कलर कोऑर्डिनेटेड रहे. इस लूप के अंदर देयर इज वन EMF दैट इज 9 एंड देयर आर टू वोल्टेजेस अगेन. ये 2 ओम रेजिस्टर में कितना वोल्टेज है प्लस इस वाले 2 ओम रेजिस्टर में कितना वोल्टेज है? So 9 should be equal to I2 multiplied by 2. ये मैं ओहम्स लॉ यूज कर रहा हूँ, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. प्लस इस 2 ओहम में कितना वोल्टेज है उसके लिए I3 इंटू 2 करना पड़ेगा. ओके, दैट गिव्स मी 9 इक्वल्स टू 2I2 प्लस 2I3. ऑलराइट, अब मेरे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं. अच्छा, अब मुझे ये भी पता है कि I2 इज बेसिकली इक्वल टू I1 प्लस I3. तो मैं ये I2 की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. ऑल्सो मुझे यहाँ से भी पता है कि ये I2 की जगह ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है. थोड़ी सी कैलकुलेशंस हम करते हैं. 15 इक्वल्स टू 2I1 प्लस I3 प्लस 2I1. और यहाँ पर जब मैं प्लग इन करूंगा तो मेरे पास आएगा 9 इक्वल्स टू 2 इंटू I1 प्लस I3 प्लस 2I3. 9 equals to 2I1 plus 2I3 plus 2I3. So that gives me an equation 9 equals to 2I1 plus 4I3.
और यहाँ से दैट्स गोइंग टू गिव मी 15 इक्वल्स टू 2i1 plus 2i3 plus 2i1. 15 equals to 4i1 plus 2i3. ओके, अब ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये इक्वेशन उठा के इधर लिखता हूँ। 15 इक्वल्स टू 4i1 प्लस 2i3। अब इनको अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो इनमें से ये जो दो वेरिएबल्स हैं i1 और i3, इनमें से किसी एक को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ -2 से। दैट गिव्स मी -18 इक्वल्स टू -4i1 और फिर माइनस प्लस -8i3। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गई। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। 15 minus 18 gives me -3 equals to 2i3 minus 8i3 gives me -6i3. Minus minus cancels out. I3 comes out to be 3 divided by 6 which is equals to 0.5 amperes. तो I3 में ऐसी कौन सी ऑप्शन है जहां पर I3 comes out to be 0.5 amperes? I3 में 0.5 सिर्फ ऑप्शन C में है, hence ऑप्शन C should be your right answer. अब आप चाहें तो I3 की बजाय I1 भी निकाल सकते हैं, वो आपके पास 3.5 जितना आएगा। ट्राई करके देख लेते हैं। 15 इक्वल्स टू 4i1 प्लस 2, I3 की जगह पे डालते हैं 0.5। ओके, दैट गिव्स मी 2 into 0.5 is 1। 15 equals to 4i1 plus 1। ओके, तो यहाँ से ये 1 जब इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, दैट्स गोइंग टू गिव मी 15 minus 1 divided by 4, दैट इज I1। दैट गिव्स मी 14 divided by 4। तो 4 3s are 12 होता है, एंड देन 2 by 4 is 0.5, दैट गिव्स यू 3.5 एम्पेयर। सो यहाँ से I1 और I3 की दोनों वैल्यूज हमने ठीक निकाल ली हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। अब एक इक्वेशन हमने ऊपर बनाई थी, I1 plus I3 equals to I2। तो I1 प्लस I3 इक्वल्स टू I2। I1 हमने निकाला अभी 3.5, I3 हमने निकाला 0.5। तो I2 ends up comes up to be 4 ampere। So I2 should be 4 ampere, इसलिए C is the correct option। अब देखिएगा, मैंने सिर्फ इक्वेशंस बनाई हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स किया है। ठीक है, टेक अ गुड लुक एट इट। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम सेंड मी अ मैसेज। All right, here's the next question. Let's see how this should be done. In the circuit shown, all the resistors are identical and all the ammeters have negligible internal resistance. अच्छा, सबसे पहले ना just take a deep breath and look at this circuit. इसमें ये एक सेल है, ये एक रेजिस्टर्स का लूप है, ये भी एक रेजिस्टर्स का लूप है, और ये भी एक रेजिस्टर्स का लूप है। ब्रांचेस हैं। बेसिकली दिस इज जस्ट अ सिंपल पैरेलल सर्किट। ये देखने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये है एक सादा सा पैरेलल सर्किट। देखो जरा, ये जो रेड वाला पार्ट मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, दिस एंटायर पार्ट, अगर मैं इस तार को बेंड करके सारा कुछ इधर ले आऊं, तो ये मेरा A1 इधर आ जाएगा, इसके साथ ये दो रेजिस्टर सीरीज में अटैच हो जाएंगे। और फिर मैं यहाँ से इस वाले पार्ट को बेशक कंप्लीटली रिमूव भी करता हूँ, क्योंकि मैंने बस तारे मोड़ के इस तरफ ड्रॉ कर दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। This is going to be an easy question. I think I have this feeling that this is not a very difficult question. Let's see. ये मेरे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट पहले A2 में से गुजरता है, तो मैं एक बैटरी बना के दिखाता हूँ। ये पहले एक एमीटर A2 में से करंट गुजर रहा है। A2 में से गुजरने के बाद करंट इस ब्रांच में आता है। इस ब्रांच में पहले यहाँ पर एक A1 लगा हुआ है। A1 के बाद ये एक रेजिस्टर है, फिर ये एक रेजिस्टर है, फिर इस तरह बैटरी से अटैच हुई। अभी तक सिर्फ ये वाली लूप मैंने बनाई है, ओनली दिस लूप। अब इसके बाद ये एक आउटर लूप, ये वाली भी तो है। अब मैं ये कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ से एक एमीटर A3 लगा हुआ है,
उस A3 के आगे एक रेजिस्टर है सिर्फ, और फिर लूप कंप्लीट हो जाता है। फिर एक ये आउटर लूप है तीसरा, जिसको मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, ये वाला। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है? एक एमीटर A4 है, फिर उसके बाद तीन रेजिस्टर है, तीनों सीरीज में है। तो मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि ये 3R हैं। उसने कहा है ना कि ये तीन सारे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, तो ये आर अगर है, ये भी आर है, ये भी आर है, एडअप करो तो 3R बन जाता है ना। इस लूप में ये आर है और इधर भी ये आर और ये आर है, तो मिला के इस ऊपर वाली लूप में 2R होंगे। अच्छा, अब हमें बताया गया द रीडिंग A1 इज 0.6। द रीडिंग A1 इज 0.6। A1 में अब जो करंट है ना वो 0.6 है इधर। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये पैरेलल है ना, तो इसका मतलब है कि सबको एक जितना ही वोल्टेज मिलेगा हर ब्रांच को। ओके, तो A1 अगर 0.6 है और ये 2R यहाँ पर मौजूद है, तो वोल्टेज विल बी इक्वल टू I इंटू आर। करंट है 0.6, रेजिस्टेंस है 2R। तो पता चला वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा 1.2 इंटू आर। तो पता लगा बैटरी इज प्रोवाइडिंग अस विद 1.2 आर वोल्ट्स। अब जरा ये दूसरी वाली लूप देख ले। अब मैं इसको पिंक से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। मैं इस वाली लूप की बात करूंगा अब, क्योंकि I3 निकालने के लिए हमें इसी लूप के करंट चाहिए ना। तो वोल्टेज इक्वल्स टू IR होता है। वोल्टेज तो है 1.2R, करंट निकालना है I3, और इस लूप में जो रेजिस्टेंस है वो है सिर्फ R। R और R कट जाते तो पता चलता है कि I3 इज गोइंग टू बी 1.2। दैट मीन्स ये जो A3 आपको यहाँ नजर आ रहा है, दैट्स गोइंग टू शो यू अ वोल्टेज ऑफ करंट ऑफ 1.2 एम्पेयर्स। फिर ये जो आप अब आउटर मोस्ट लूप जो सबसे बाहर है ये वाला, इसको कंसिडर कर लें, जिसको मैं ग्रीन से शेड कर रहा था। इस लूप में वोल्टेज तो वही है जो पहले जितना था, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं ना, तो वोल्टेज है 1.2R। करंट हमें उस लूप का निकालना है, लेट्स कॉल दैट I4। और उस लूप में टोटल रेजिस्टेंस है 3R। आर और आर कट जाता है, I4 इक्वल्स टू 1.2 डिवाइडेड बाई 3। द आंसर कम्स आउट टू बी 0.4। दैट मीन्स I3 is 1.2 एम्पेयर एंड I4 is 0.4। तो देखें जी, A4 यानी I4 दैट इज इक्वल टू 0.4, I3 इज इक्वल टू 1.2। अब आपको A2 निकालना है। A2 क्या है? वो टोटल करंट है जो बैटरी से आ रहा है। अब सारी ब्रांचेस का करंट आपको पता चल गया, तो आप वो टोटल करंट निकाल सकते हैं जो बैटरी से आ रहा था। 0.6 plus 1.2 plus 0.4, you end up getting 2.2 amperes। तो बैटरी से टोटल 2.2 amperes आ रहा था, जो बैटरी के बिल्कुल साथ वाले एमीटर में से गुजरेगा। सो A2 is going to be 2.2। तीनों चीजें हमने कैलकुलेशन से वेरीफाई कर ली। करेक्ट आंसर शुड बी डी। मैंने टोटल वोल्टेज निकाला था और ये रियलाइज किया था कि ये सारी लूप्स इस बैटरी के साथ पैरेलल में अटैच्ड हैं। तो सबके वोल्टेजेस की जगह पर देखे मैंने 1.2R 1.2R प्लेस किया है। दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। टेक अ लिटिल ब्रेक। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सेंड मी अ मैसेज प्लीज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने नहीं भेजा है जिन्होंने भी क्वेश्चन भेजे थे। तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है, देन वी कैन चेक इट फ्रॉम गूगल। अगर आप यूज़ करें फ़ोन तो प्लीज़ आप फाइंड आउट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए। Until then, let's start our discussion about the question. This is question number 3 for the video. It says the circuit shown contains a resistor S that is neither in series nor in parallel with the other resistors. Okay. Kirchhoff's laws can be used with the data in the diagram to deduce the resistance of each of the two identical resistors R. What is the resistance of each resistor R? अच्छा, इन दोनों की रेजिस्टेंस हमने निकालनी है। ओके, आप ये देखिए, ये 12 वोल्ट्स इज द ईएमएफ एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। जो सर्किट में टोटल करंट आ रहा है ना वो है 4 एम्पेयर। 4 एम्पेयर, इसका मतलब है कि यही 4 एम्पेयर वापस भी जाएंगे।
right? Now, if you're able to find out the voltage consumed in the internal resistor, that is going to be current है 4, resistance है 0.5, that gives you 2 volts. यानी बैटरी के अंदर 2 volts इस्तेमाल हो गए. That means यहाँ पर outside the battery the terminal potential difference is going to be 10 volts. 12 में से 2 अंदर यूज हो गए तो जाहिर है बाहर तो 10 वोल्ट बाकी रह जाएगा ना. आई डोंट नो व्हाई आई डिड इट, बट लेट्स सी इफ दिस इज यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉट. 3 एम्पेयर इधर गया है, यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ भी 3 एम्पेयर होना चाहिए था, लेकिन 0.5 इधर चला गया. इसका मतलब है 2.5 एम्पेयर यहाँ जाएगा. ओके. पीछे से टोटल 4 आ रहा था, ऊपर 3 गया है, तो इसका मतलब है नीचे तो 1 एम्पेयर आएगा. ओके. इस आर में से भी 1 एम्पेयर गुजरेगा, यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ आर से 1 एम्पेयर करंट आएगा और ऊपर से 0.5 आ रहा है. इसका मतलब है कि इस वाले रेजिस्टर में से 1.5 एम्पेयर करंट गुजरेगा. ओके, नॉट बैड, अंडरस्टैंड दैट. फिर दोबारा रिकम्बाइन होके यहाँ पर करंट बन जाएगा 4 एम्पेयर, और वही 4 एम्पेयर वापस बैटरी में जाना है. ठीक है जी. हमें कहा जा रहा है कंटेन्स अ रेजिस्टर एस दैट इज नीदर इन सीरीज. ओके, दैट्स ऑल राइट. अब हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल 10 वोल्ट इस ब्रांच में, ऊपर टोटल 10 वोल्ट, और इधर नीचे भी टोटल 10 वोल्ट ही इस्तेमाल होने हैं. टोटल 10 वोल्ट से इस्तेमाल होने हैं. अच्छा. नाउ वन बाय वन वी हैव टू इवेलुएट द वोल्टेजेस ऑल्सो. और हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यूज भी तो है ना. ठीक है. तो ईच रेजिस्टर आर, रेजिस्टर की वैल्यू नहीं है हमें, तो वो तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. हम्म. चलो, इसका वोल्टेज हम देखते हैं. दैट्स गोइंग टू बी 1 into R. और इसका वोल्टेज कितना होगा? दैट्स गोइंग टू बी 1.5 into R. हमें पता है इस पूरी ब्रांच में ना 10 वोल्ट्स इस्तेमाल होने हैं. V इक्वल टू वी आर प्लस वी आर, दोनों के वोल्टेजेस हम ऐड अप करते हैं. तो ये तो 10 वोल्ट्स है. इस वाले रेजिस्टर का वोल्टेज है I into R, प्लस इस वाले रेजिस्टर का वोल्टेज है 1.5 into R. थोड़ा सा इसको, ये आई नहीं था, 1 था, तो दैट वाज गोइंग टू बी 1 into R. एड अप करते हैं. 1 + 1.5 गिव्स यू 2.5. R इक्वल्स टू 10. यहाँ से R comes out to be 10 divided by 2.5. The answer should be 4.0 ohms. So the answer for this should be B. We take a little break and see if you understand everything or not. Also, process समझ आया है या नहीं, ये भी देखते हैं. ये भी देखते हैं आंसर ठीक है. All right, moving on to the next question. This is hopefully question number 4 for the video, if I'm not messing up the counting. It says an ideal diode has zero resistance when for. अच्छा, diode आ गया. Diode जरा याद करवा देते हैं. This is what a diode looks like. डायोड का काम ये होता है कि ये इसका पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है. जब करंट पी से एंटर करके एन से एग्जिट होने लगे तो फिर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कहलाता है. और अगर करंट उल्टा जाने की कोशिश करे, दैट मींस एन वाले टर्मिनल से एंटर करने की कोशिश करे, तो डायोड तो करंट को जाने ही नहीं देता. ठीक हो गया. वो ये कहते हैं जब वो फॉरवर्ड बायस्ड है तो इसकी जीरो रेजिस्टेंस है. अच्छा. When the current is reverse biased, the diode is connected in series with a 2 ohm resistor across the terminals of a source having EMF 3 volt and internal resistance 1 ohm. अच्छा जी, ठीक है. ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होता हुआ आता है. वोल्ट मीटर में उसने हमें बताया है कि वोल्ट मीटर की हाई रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स वहां कोई करंट नहीं जा रहा. इग्नोर करना है उसको हमने. करंट ऐसे डायोड में से गुजर के ऐसे वापस बैटरी तक जा सकता है. जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा ना, डायोड तो सिर्फ तभी करंट को जाने देगा. ऐसे ही है ना. जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा तब वो करंट को अपने अंदर से पास थ्रू करने देगा. ओके. और जब डायोड ऐसे रिवर्स बायस हो जाए, रेड से बना के दिखाता हूं, जब डायोड रिवर्स बायस हो जाए तो फिर तो वो करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा. व्हेन डायोड इज रिवर्स biased, no current flows.
जब कोई करंट ही फ्लो नहीं करता उस वक्त वोल्ट मीटर्स बैटरी का ईएमएफ मेजर करते हैं। व्हेन नो करंट फ्लोज, वोल्ट मीटर्स शो ईएमएफ ऑफ द सेल। इसको मैं कुछ ऐसे बना के दिखाता हूँ आपको। इमेजिन करें, ये मैं क्लास में भी बता चुका हूँ। अगर मैं ओपन सर्किट के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाऊं, तो वोल्ट मीटर फील्स एज इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी। तो जितना बैटरी का टोटल ईएमएफ होता है वो ही फिर हमें वोल्ट मीटर पे नजर आता है। लेकिन जब करंट फ्लो होना शुरू हो जाए लेट्स से इसके बीच में मैं एक लैंप ऐसे लगा देता हूँ, फिर ये होगा कि करंट फ्लो होगा और फिर वो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस में भी थोड़ा सा वोल्टेज प्रोवाइड करता हुआ जाएगा, जिसकी वजह से बैटरी के बाहर फिर ईएमएफ से थोड़ा सा कम वोल्टेज आपको नजर आएगा। दैट मीन्स जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, उस वक्त ये डायोड करंट जाने देगा, और उस वक्त जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग होगी ना, वो 3 वोल्ट से कम होनी चाहिए। फॉरवर्ड बायस में 3 वोल्ट्स तो नहीं हो सकता। रिवर्स बायस में हमें ये पता है कि रिवर्स बायस में जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, जब रिवर्स बायस्ड होगा उस वक्त कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, उस वक्त वोल्ट मीटर इज गोइंग टू शो अस द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। दैट मीन्स रिवर्स बायस में तो 3 होना चाहिए। तो या तो ये ए हो सकता है या तो ये सी हो सकता है। अब जरा चेक करके देखते हैं, ए होना चाहिए या सी होना चाहिए। ए और सी में जो रिवर्स बायस्ड है वो उसका तो आंसर दोनों का सेम ही है। इसका मतलब है हमें ये देखना पड़ेगा कि फॉरवर्ड बायस्ड में बैटरी के अंदर ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम होना चाहिए या बैटरी के बाहर, क्योंकि यही फर्क है ना। फॉरवर्ड बायस में ए ऑप्शन में 1 वोल्ट नजर आ रहा है और सी में 2 नजर आ रहा है। तो हम देखते हैं बैटरी के बाहर हमारे पास ये एक रेजिस्टर अटैच्ड है और बैटरी के अंदर ये एक रेजिस्टर अटैच्ड है। जब फॉरवर्ड बायस होता है ना, तो ये सर्किट एक सादा सा पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के तौर पे काम करता है। अंदर रेजिस्टेंस कम है तो अंदर कम वोल्टेज कंज्यूम होगा, बाहर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बाहर ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम्ड होगा। इसका मतलब ये होगा कि अंदर कम शेयर ऑफ वोल्टेज इस्तेमाल हुआ, बाहर ज्यादा हुआ। तो वो ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी आपको जिसमें फॉरवर्ड बायस के अंदर ज्यादा वोल्टेज नजर आ रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में बाहर वाले रेजिस्टर को ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। इसलिए यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन टू बी सी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। प्लीज सेंड मी अ मैसेज। All right, moving on to the next question. This is a very interesting question as well. Question number 5. A graph of potential difference V across a cell against current I. ओके, ये वोल्टेज है, ये करंट I है, ठीक है। ये ना मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि थोड़ा पता चल जाए। उसने कहा सेल रीच द और उसने इंटरनल रेजिस्टेंस की भी बात की है। तो मैंने इसलिए ये बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी शो की है। ओके। और मैं आपको एक क्वेश्चन भी याद करवा देता हूँ। ये बैटरी का ईएमएफ ई है, करंट आई फ्लो करता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। आपसे अगर कहा जाए टर्मिनल पोटेंशियल निकाल के बताओ, तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू वोल्टेज कंज्यूम्ड इन द इंटरनल रेजिस्टर प्लस द वोल्टेज अवेलेबल आउटसाइड विच इज वीटी, द टर्मिनल पोटेंशियल। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई माइनस आई आर इक्वल्स टू वी वी टी। वी के साथ जो स्मॉल टी लिखा है ना, दैट इंडिकेट्स योर टर्मिनल पोटेंशियल है, दैट मींस वोल्टेज आउटसाइड द सेल, जो कि एक्सटर्नल सर्किट को अवेलेबल है। इन दिस क्वेश्चन उन्होंने इस वी को कहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल, दैट मींस ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने करंट को प्लॉट किया हुआ है, सो दैट मींस ये हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ये हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू है। The graph is a straight line, इसका मतलब है this must obey the straight line equation which is y equal to mx plus c.
तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि m जो कि ग्रेडियंट है वो इस वाली इक्वेशन में r के बराबर है, m इक्वल्स टू r विच इज इक्वल टू द ग्रेडियंट। और यहाँ से c y इंटरसेप्ट होता है, दैट शुड बी इक्वल टू e हियर, c is equal to y intercept which is equal to e। क्वेश्चन में कहता है एज द सेल रीचेस द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब देखिए यहाँ कंपैरिजन से मैंने बताया था कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेडियंट शुड इंक्रीज, ग्रेडियंट शुड इंक्रीज। और कहा गया है इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ डिक्रीजेस। तो आप यहाँ देखें ई और सी दोनों, मतलब सी हियर इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अगर ईएमएफ डिक्रीज हुआ है ना इसका मतलब ये होगा कि वाई इंटरसेप्ट डिक्रीजेस, ग्रेडियंट बड़ा है और वाई इंटरसेप्ट डिक्रीज हुआ है। आप ऑप्शन ए को चेक करें, इसमें ये जो लाइन ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ थी ये उसका वाई इंटरसेप्ट था, और जो अब लाइन बन रही है इसमें यही उसका वाई इंटरसेप्ट है। दैट मींस सेम वाई इंटरसेप्ट, जिसका मतलब होगा कि सेम ई है, सेम ईएमएफ है। ये बात तो गलत हुई क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि ईएमएफ डिक्रीज हुआ है। आपको कोई ऐसी ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी जिसमें वाई इंटरसेप्ट पहले से कम हो चुका है। ये पहले वाई इंटरसेप्ट था, अब ये हो चुका है, ये मुझे ठीक लग रहा है। डी ऑप्शन की तरफ आते हैं, पहले ये वाई इंटरसेप्ट था, अब ये वाई इंटरसेप्ट हो गया है, दैट मींस ईएमएफ डिक्रीज हुआ है। ये भी ठीक हो सकता है। दूसरी बात है ग्रेड इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब है कि ग्रेडियंट बढ़ना चाहिए। अब ऑप्शन डी में देखें, ये जो छोटी सी ब्लैक लाइन यहाँ नजर आ रही है दैट इज एट अ स्मॉलर ग्रेडियंट। स्मॉलर ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल है। हमें ये तो नहीं चाहिए था, हमें तो वो चाहिए जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है। तो आप ऐसी ऑप्शन चूज करें जिसके अंदर जो ग्रेडियंट है वो पहले से बढ़ चुका हो। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी बनती है। ये बात आपके साथ लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी है, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। नोट्स में भी मैंने आपके लिए लिख के प्रोवाइड किया है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं क्या अभी तक आपको सब समझ आ रहा है या नहीं। सेंड मी योर रिस्पॉन्सेज प्लीज। This is going to be question number 6 for the video. It says, in the circuit shown, the power supply has an electromotive force EMF greater than the normal operating voltage of the lamp. अच्छा, कह रहा है कि EMF जो है ना वो वोल्टेज के नॉर्मल ऑपरेशन से ज्यादा है। दैट मीन्स हमें किसी तरीके से अगर लैंप को नॉर्मली ऑपरेट करवाना है ना तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लैंप को बैटरी का टोटल ईएमएफ ना मिले। दैट मीन्स बैटरी के टोटल ईएमएफ को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, यानी कि ईएमएफ के दो पार्ट्स करने पड़ेंगे। एक पार्ट लैंप को मिले और दूसरा पार्ट किसी और रेजिस्टर को मिले जिससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। ओके, जिससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। अब लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज एडजस्टेड फ्रॉम जीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक एडजस्ट कर देते हैं। In which circuit could the voltage across the lamp change from zero to its normal operating voltage and not exceed its limit of operating voltage? देखो, मैं लेट्स से लैंप का नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज है 10 वोल्ट्स हर केस में। ऐसे ही मैं अपने पास से अज्यूम करके एक वैल्यू लिख रहा हूँ। और हर केस में जो बैटरी का ईएमएफ है ना वो है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। और जो वेरिएबल रेजिस्टर्स हैं इसकी रेजिस्टेंस जीरो से लेके मैक्सिमम लेट से मैं कह देता हूँ 100 ओम्स तक है। मैंने ऐसे ही अपने पास से कुछ वैल्यूज अज्यूम किया समझाने के लिए। अब हमें ऐसा सर्किट चूज करना है जिसमें मैं इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को जो मर्जी कर दूं, वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को जो मर्जी कर दूं, ये सारे का सारा 12 वोल्ट कभी भी लैंप को ना मिल सके। डू यू अंडरस्टैंड माय अप्रोच? बिकॉज 12 वोल्ट उसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज्यादा है। अगर वो लैंप को मिल गए तो लैंप डैमेज हो जाएगा। तो मुझे कोई ऐसा सर्किट चूज करना है जिसमें 12 वोल्ट का थोड़ा सा हिस्सा लैंप को मिले और थोड़ा सा हिस्सा किसी रेजिस्टर को मिल जाए, किसी और डिवाइस को मिल जाए।
मेरी पहली अप्रोच है टू चेक ऑप्शन सी। देखो, अगर मैं इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 0 ओहम पे सेट कर दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि सारे का सारा 12 वोल्ट इस लैंप को मिल जाएगा, ये लैंप सड़ जाएगा। उसने हमें कहा है कि हम जो लैंप है ना उसको नॉर्मल वोल्टेज तक मिल सके, उससे ज्यादा ना मिले। ऑप्शन सी में तो वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को 0 सेट कर देने पे ये सारा 12 वोल्ट इस लैंप को मिल जाता है, तो ये लैंप तो डैमेज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी तो गलत होगी। अब ऑप्शन डी चेक करो। ये 10 वोल्ट और ये जो वेरिएबल रेजिस्टर, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि आप इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो मर्जी कर दें, ये सारा 12 वोल्ट इस लैंप को मिलना ही मिलना है और इस रेजिस्टर को भी मिलना ही मिलना है। ठीक है जी, तो मसला ये हुआ कि ये तो ठीक नहीं होगा, हम तो चाहते हैं कि लैंप को 12 से कम वोल्ट्स मिले। नाउ इफ यू लुक एट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में हम इस वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को 0 से 100 तक सेट कर सकते हैं। जब ये 0 ओहम्स पे था उस वक्त ये सर्किट में था ही नहीं, फिर इसका मतलब है 12 वोल्ट में से सारी वोल्टेज लैंप को भी मिल रहा है और रेजिस्टर को भी मिल रहा है। दैट मींस ये 12 वोल्ट सारे का सारा इस लैंप को भी मिल जाएगा, तो ये लैंप तो फिर से खराब हो जाएगा। जबकि ऑप्शन बी अब मुझे ठीक लग रही है, वो इसलिए क्योंकि 12 वोल्ट में से थोड़ा सा पार्ट ऑफ वोल्टेज इस फिक्स्ड रेजिस्टर ने भी कंज्यूम करना है। आप ये वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को जैसे मर्जी चेंज कर लें, आप इसका असर इस वाले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पर नहीं होगा। फिक्स्ड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पर वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस का कोई असर नहीं होगा। दैट मींस ये सारा 12 का 12 वोल्ट लैंप को नहीं मिल पाएगा, इसमें से थोड़ा सा वोल्टेज तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में भी इस्तेमाल होना है, जरूरी है। तो बी शुड बी द राइट आंसर, बिकॉज 12 वोल्ट्स सारे इस लैंप को प्रोवाइड नहीं करने थे, थोड़ा सा पार्ट तो इस रेजिस्टर को भी मिलना था, बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल डिवाइडिंग प्रॉपर्टीज। सीरीज सर्किट के पास पोटेंशियल डिवाइडर की प्रॉपर्टीज होती है ना, आधा वोल्टेज किसी को आधा वोल्टेज किसी को। तो करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। मुश्किल था। सेंड मी योर फीडबैक्स। इज 0 वोल्ट्स ओके। इसका मतलब ये हुआ, आपको याद होगा ये ईएमएफ और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज ई माइनस आई आर इक्वल्स टू द टर्मिनल पोटेंशियल। ओके, और वो उन्होंने हमें बताया है वोल्ट मीटर रीडिंग, ये वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा हुआ है ना, इस सेल के अक्रॉस, तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी 0, ई माइनस आई इंटू आर। ओके, ई इक्वल्स टू आई आर ना। we look at this other दूसरे सेल को देखते हैं। एक इक्वेशन हम इसकी कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। दैट विल गिव मी E प्लस E इक्वल्स टू I इंटू R1। I क्या चीज है? दैट्स द टोटल करंट दैट्स फ्लोइंग इन द सर्किट, प्लस I इंटू R प्लस I इंटू R2। ओके, E इज इक्वल टू आई आर है, तो मैं इस E की जगह पर आई आर डाल देता हूँ। वो आई आर और इधर वाला एक आई आर कैंसिल आउट हो जाएगा। वो R1 है बेसिकली, R1 R1 R1। तो प्लस I R1 इक्वल्स टू I R1 प्लस I R टू, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। E इक्वल्स टू I
ऑलराइट, गेटिंग बैक। यहाँ से हम इस आर में इंटरेस्टेड हैं, तो ER1 माइनस ER2 इक्वल्स टू E इंटू आर। तो यहाँ से R विल बी इक्वल टू E, कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 माइनस R2 शुड बी इक्वल टू कैपिटल R। So B should be the correct answer for this question. Okay, that is indeed the correct answer. ये आंसर मुझे भेजा हुआ था साथ, तो ये आंसर तो यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है. Okay, let's come back to this question for a little bit. Chalo, let's try this question one more time. It's okay if it takes longer, it's all right. Give yourself the time to actually go through this. It's okay, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है सर, ये तो इतना टाइम ले रहा है, ये कैसे होगा। इसीलिए तो मैं आपको ये कहता हूँ कि जब इफ अ क्वेश्चन टेक्स टू लॉन्ग, गिव इट दैट टाइम। अगर आपके पास वो टाइम नहीं है तो उसको छोड़ के आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ चलें, ठीक है। ओके, what happens when the student connects the lamps and the cells as shown? ओके, हमारे पास यहाँ पर पहले सिर्फ एक सेल था, वो एक रेजिस्टर के साथ अटैच, एक लैंप के साथ अटैच था, ठीक है जी। लैंप के साथ अटैच था, तो उसका जो वोल्टेज था वो था V, इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो थी R। ओके, तो V इक्वल्स टू करंट I फ्लो होना था रेजिस्टर R में। ओके, फिर इस लूप के लिए एक इक्वेशन हमें लिखनी चाहिए और एक इस लूप के लिए इक्वेशन हमें लिखनी चाहिए। इसका वोल्टेज अगर V है, इसका वोल्टेज नहीं कहते हम, EMF कह लेते हैं। ओके, लेट्स बी मोर टेक्निकली करेक्ट। ये भी EMF है, ये भी EMF है। ओके, यहाँ से जो करंट है वो है I1, इसमें जो करंट जाता है वो उसको I2 कह देते हैं, और इसमें जो करंट फ्लो होता है उसे I3 कह देते हैं, ठीक है जी। ओके, तो ये हमारे पास बनेगा EMF इक्वल्स टू I1 इंटू आर। ये इस लैंप की रेजिस्टेंस, इसको हम R1 कह देते हैं, ठीक है। और फिर ये जो लैंप R2 है, इसके लिए हम, अच्छा, वी वर अज्यूमिंग कि ये सेल्स सब एक जितनी रेजिस्टेंस के हैं, बट उसने हमें कहीं कहा तो नहीं, उसने कहा आइडेंटिकल लैंप्स हैं, ठीक है, R है। ओके, फिर इसमें से जो करंट गुजरता है दैट वाज, इसमें से जो करंट गुजरेगा वो यहाँ से I1 आता है, यहाँ से I2 आता है, तो दैट इज सपोज टू बी प्लस I1 माइनस I2 इंटू R2। ओके, ये एक इस लूप की इक्वेशन बन चुकी है एक। अब एक इस लूप की इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ से करंट ने I3 ने आना था, अब E इक्वल्स टू I3 इंटू R3 प्लस एक ये लैंप भी तो है, इसकी रेजिस्टेंस हमें R2 कंसिडर करनी चाहिए, और करंट इसका होगा I2 माइनस I1 इंटू R2। ओके, अब दोनों के EMFs तो एक जितने हैं, तो हम इनको इक्वेट भी तो कर सकते हैं ना। एक मिनट, इक्वेशन जरा चेक कर लेते हैं। I1 इंटू R1, ठीक है, और माइनस, ओके, प्लस, ठीक है, I1 माइनस I2, ये इक्वेशन ठीक है, इंटू R2। मैं ये R1 और R2 जो होते हैं ना, ये टू जो लिख रहा हूँ ये इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं। और दूसरे पार्ट के लिए इक्वेशन जो मैंने बनाई है वो है I2 माइनस I1 इंटू आर, टू हटा देते हैं, और I3 इंटू आर। I3 के बारे में हमें कुछ पता है, हमें ये पता है कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2।
अच्छा, okay, maybe let's try this. There are not three separate currents. There shouldn't be three separate currents. क्योंकि दो लूप्स हैं तो दो करंट्स होनी चाहिए. Maybe that's what I am missing here. Let's see. Okay. पहली इक्वेशन तो ठीक है, उसमें तो I3 यूज नहीं हो रहा था. यहाँ से I1 आता है, यहाँ से I2 आता है. यहाँ से I1 ऐसे गुजरेगा और यहाँ से I2 ऐसे गुजरेगा. ठीक है ना, वो तीन लूप्स के तीन अलग करंट्स होने चाहिए थे, यहाँ तो सिर्फ दो लूप्स हैं. Now let's try to make this equation. Maybe this time this works out. E equals to I2 minus I1. यहाँ से I1 इस तरफ जाता है, I2 इस तरफ आता है, into R, और प्लस I2 into R. ये इस लैंप का रेजिस्टेंस, इसमें से ये I2 ऐसे निकलेगा ना. अब ठीक है. अब नाउ आई थिंक दैट ये जो ऊपर हमने तीन अलग करंट्स अज्यूम किए थे ना, ये ठीक नहीं है. दो लूप्स हैं तो दो ही करंट होने चाहिए थे. ठीक है, आई थिंक नाउ वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस हियर. ये ई और ये ई दोनों सेम है, उसने हमें बताया है कि सेल्स आइडेंटिकल थे. ठीक है, दिस विल गिव अस I1R प्लस I1 इंटू आर माइनस I2 इंटू आर, और यहाँ पर होगा I2 इंटू आर माइनस I1 इंटू आर प्लस I2 इंटू आर. ये और ये एडअप हो सकता है, तो दैट शुड गिव मी 2I2 इंटू आर माइनस I1 इंटू आर, और यहाँ से 2I1 इंटू आर माइनस I2 इंटू आर. अब दोनों ई एम एस ई के बराबर हैं तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं. ओके, दैट गिव्स मी 2I1 इंटू आर माइनस I2 इंटू आर इक्वल्स टू 2I2 इंटू आर माइनस I1 इंटू आर. अच्छा जी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, एडअप होते हैं तो ये बनेगा 3I1 इंटू आर, और ये बन जाएगा 3I2 इंटू आर. 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाता है, पता लगता है I1 और I2R दोनों एक जितने हैं. ये that was so stupid. It took so much time to give us virtually nothing. पता क्या चला, ये देखो I1 इंटू आर और ये I2 इंटू आर, ये वो वोल्टेजेस हमें पता चल गए जो इन दोनों लैंप्स के अंदर हैं, और वो दोनों बराबर हैं. और वो किसके बराबर हैं? जब एक वोल्टेज एक करंट और एक रेजिस्टेंस को सप्लाई करता है, इस वक्त I इंटू आर वॉज बींग कंज्यूम्ड इन इट, और अभी भी I1 इंटू आर और I2 इंटू आर दोनों एक दूसरे के बराबर है. इसका मतलब ये हुआ, लैंप्स 1 and 3 light up with normal brightness. Lamp I1 and R1 and 3 light up with normal brightness. ऑल्सो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से पता चल रहा है. ये देखो, आर और आर जब कट जाता है ना, तो यहाँ से पता चलता है कि I1 और I2 दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अंदर सेंटर वाले लैंप के अंदर से ये I1 और ये I2 जाने की कोशिश कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं. जब करंट्स बराबर हैं तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा. इसका मतलब है ये अंदर वाला जो लैंप है ना, ये तो ऑफ ही रहेगा, ये स्विच ऑन ही नहीं होगा. तो इसका करेक्ट आंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट शुड बी ओनली लैंप्स 1 and 3 लाइट विद द नॉर्मल ब्राइटनेस. था तो सही, थोड़ा सा मुश्किल तो था. It got me thinking. I was making this mistake here that I was considering a third current, whereas थर्ड करंट तो कोई सर्किट में था ही नहीं, क्योंकि दो लूप्स हैं. जितनी लूप्स होती हैं हमें उतने ही करंट अज्यूम करने पड़ते हैं. दैट टुक अप अ लॉट ऑफ